अब देखो बेटा, यहाँ पर क्या होता है कि एक वाटर सरफेस है जिसमें 30 मीटर डेप्थ पे यहाँ पे जो वाटर का जो म्यू दे रखा है वो दे रखा है हमारा 4y। अरे बस समझ में। और यहाँ पे 30 मीटर डेप्थ में एक फिश है जो कि स्विमिंग कर रही है। दूसरा एक किंग फिशर है जो कि यहाँ पे 40 मीटर हाइट पर है। और अगर मैं बात करूँ एयर का, तो एयर का म्यू क्या होता है यहाँ पे 1 होता है। अरे बस समझ में। आपने कल मैंने आपको ये बताया था कि d apparent इक्वल टू होता है वो होता है d actual अपॉन म्यू। याद है क्या? यस। मतलब हमें d apparent होती है वो थोड़ी सी हमें कम दिखाई देती है एज कंपेयर टू द मतलब एक्चुअल टेक्सचर। अरे बस समझ में। डेप्थ दिखाई। अरे बस समझ में। उसके बाद तो और दूसरा केस अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक आता है h apparent, ये होता है म्यू इनटू h एक्चुअल। जैसे मान लो आप एक स्विमिंग पूल में ऐसे बिल्कुल मतलब ऐसे लेटे हुए हो, पानी है आपके ऊपर और आप एक बिल्डिंग को देख रहे हो, तो बिल्डिंग की हाइट जो है आपको एक्चुअल हाइट से थोड़ी ज्यादा दिखाई देगी, एक्चुअल हाइट से थोड़ी सी ज्यादा दिखाई देगी। तो इसलिए देखो यहाँ पे एक्चुअल में मैंने म्यू से क्या कर दिया है मल्टीप्लाई, और यहाँ पे एक्चुअल में क्या किया है डिवाइड। ये वाला सीन होता है। अरे बस समझ में। यहाँ पे एक और चीज मैंने पढ़ी थी, अगर मैं बात करूँ शिफ्टिंग की, शिफ्टिंग में मैंने नाम वर्ड यूज किया था, शिफ्टिंग मैंने लिखाया था डेल्टा टी इक्वल टू डी एक्चुअल 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, सॉरी 1 अपॉन म्यू। ऐसे कुछ था क्या? यस सर। ऐसे यहाँ पर भी जो शिफ्टिंग होती है, शिफ्टिंग का मतलब यहाँ पर होता है डेल्टा है, यहाँ पे अपन क्या करते हैं h अपरेंट में से h एक्चुअल करते हैं, तो यहाँ पे हो जाता है h इक्वल म्यू माइनस 1। अरे बस समझिए। अगर यहाँ पर ये जो है यहाँ पर तो है यहाँ पे जो फिश जो यहाँ पे ऑब्जर्व कर रही है बर्ड को, सॉरी यहाँ पे जो बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है फिश को, इस केस में बर्ड ऑब्जर्व कर रहा है किसको? फिश को। और ये नीचे वाले केस में फिश ऑब्जर्व कर रही है बर्ड को। तो अब देखो यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखा है क्वेश्चन, जिसमें एक वाटर सरफेस है उससे 40 मीटर हाइट पर हमारा बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रहा है। ऐसे ही 30 मीटर डेप्थ पर एक फिश यहाँ पे स्विमिंग कर रही है। तो आपको निकालना है इन दिस क्वेश्चन, फाइंड फर्स्ट पॉइंट position of fish with respect to bird, second में position of bird with respect to fish, क्योंकि अगर बर्ड फिश को देख रहा है तो फिश का भी हक बनता है कि वो भी बर्ड को देखे। बात समझ में आ गई? तो आपको दोनों निकालना, आराम से फिनांस इसको सोल्व कीजिए, फिर हम सोल्व कराते हैं। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आए हमारे पास, मतलब बहुत सारे भी अगर यहाँ पे जैसे मान लो ये तो छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे मान लो हमारे बहुत सारे स्लेब दे रखे हो, ये μ1 है, μ2 है, μ3 है, ये d1 है, d2 है, d3 ऐसे कुछ है। मान लो हमारी आंख यहाँ से इसको देख रही है और यहाँ पे कोई बल्ब गुजर रहा है, तो इसकी पोजीशन हमें निकालनी है। तो आपको यहाँ पर कैसे निकालना है वो आपको एक फार्मूला में यहाँ पे लिखवा रहा हूँ, जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे बेटा पोजीशन मतलब जो यहाँ पे एपरेंट पोजीशन होती है, एपरेंट पोजीशन, उसको हम ऐसे निकालते हैं। बस एक फार्मूला याद रखना है आपको, म्यू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है उसका म्यू यहाँ पे ले लेना है हम। इसके बाद जैसे मान लो यहाँ पे 3 ये है क्या हमारा, तो d1 by μ1 plus d2 by μ2 plus d3 by μ3। अगर और भी ज्यादा हो तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं। 4-5 अगर मेरे मान लो मेरे सपोज कीजिए मैंने 10 मीडियम भी दे रखे हैं, मैं यहाँ पे 10 मीडियम भी अगर मैंने यहाँ पे दे रखा है तो मैं यहाँ से अपना सारा अपना इजीली अपन निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? कैसे निकालेंगे? यहाँ पे किसका म्यू लेना है हमें? ऑब्जर्वर। ये कहीं पे नहीं कोई किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। आपको सिर्फ ये समझना है कि किसी भी चीज की अगर हम एक के रेस्पेक्ट में मतलब किसी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन किसी ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में निकालते हैं, तो यहाँ पे अपरेंट पोजीशन मतलब अगर मैं बात करूं तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, ये वाला है, अपन इसको लिख सकते हैं पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। कोई भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्वर यहाँ पे कोई मतलब ये करता है, ऑब्जर्व करता है, तो यहाँ पर कैसे निकालना है म्यू ऑब्जर्वर, कि हमारा ऑब्जर्वर कहाँ है, d1 by μ1 plus d2 by μ2 plus d3 by μ3। अगर ऐसे n अगर यहाँ पे तो आगे चलते जाएगा। अब देखो इस क्वेश्चन में पहला पॉइंट अपन यहाँ पे इसको सॉल्यूशन निकालते हैं।
याद रखिए पहला क्या देखा दे रहा है पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड। अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है? बर्ड ऑब्जर्वर है और फिश क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब यहाँ पे हमारी जो फिश तो हमारी ऑब्जेक्ट हुई और जो बर्ड हुआ वो क्या हुआ बेटा बताओ जरा? ऑब्जर्वर। आ रही बात समझ में? देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे पोजीशन मान लेते हैं हम, यहाँ पे इसको x से डिफाइन कर देते हैं पोजीशन। चलिए पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड। फिश ऑब्जेक्ट है, बर्ड ऑब्जर्वर। समझ में आ रहा है बेटा? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाना है डायरेक्ट? अच्छा बर्ड कहां पर है बताओ जरा? बर्ड का म्यू, बर्ड हवा में है, उसका म्यू कितना हो गया? डायरेक्ट मान लेता हूं। अच्छा इन दोनों के बीच में कितने मीडियम है? तो एयर है हमारा और एक क्या है? वाटर। दो मीडियम है हमारे। चलिए एयर की कितनी ले रखी बताओ जरा? 40 जी डिवाइडेड बाय किससे म्यू क्या है? 1 प्लस वाटर का कितना रखा है? 30 अपॉन कितना हो गया? 4 बाई। समझ में आ गया क्या ये? अच्छा 3 कहां चला जाएगा? ऊपर। तो पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड 1 40 प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 190/4 हो जाएगा क्या बेटा? 90/4 तो ये हो जाएगा हमारा 40 प्लस ये हो जाएगा 4 2 जा 0.5 तो 62.5 ना 62.5। तो दिस इज पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द बर्ड। यहां तक का सीन क्लियर है बेटा? चलिए ये तो पहला हो गया। सेकंड वाला देखना आप ही मुझे बताओ। नेक्स्ट वाला है वो क्या देखा है? पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? फिश है। पोजीशन ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू द फिश। यहां पे ऑब्जर्वर कौन है? फिश। ये देख समझ में आ रहा है? यस। चलिए तो यहां पे फिश तो हमारी, अब यहां पे अगर मैं बात करूं बर्ड तो यहां पे ऑब्जेक्ट हो गया और फिश क्या क्या हो गई यहां बताओ जरा? ऑब्जर्वर। क्लियर? कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे भाई? पोजीशन। अब यहाँ पे बर्ड को निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? फिश के रेस्पेक्ट में। x b f b इज द बर्ड, f ऑफ फिश। चलिए भैया म्यू ऑफ ऑब्जर्वर वही वाला कॉन्सेप्ट एक सेकंड। म्यू ऑफ कौन है? ऑब्जर्वर कहां पे स्टैंड कर रहा है? नीचे देख रही है क्या है? 4/3 कर दूं? यस। डिवाइडेड बाय तो क्या करें यहां पे इनके बीच में 40 डिवाइडेड बाय क्या है म्यू इसका? 1 प्लस 4/3। समझ में आ गया बेटा? ये 3 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे 4/3 40 प्लस ये कितना हो जाएगा? वही 90/4। समझ में आ गया बच्चा? तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम निकालेंगे 4/4 50/4। ये वाले 40 प्लस ये कितना हो गया? 22.5 150/4। तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 62.5 तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा ऐसे कुछ आएगा क्या? तो ये आ जाएगा 20.83 के अराउंड और यहाँ से करेंगे 4 3 या 12 1 डी हो गया 32 33 यहाँ पे 3 हो गया 4 0 तो यहाँ पे 3 एलईडी 4 2 जा 83.82 मीटर। पोजीशन ऑफ किसी बर्ड की किसके रेस्पेक्ट में? फिश के रेस्पेक्ट। मतलब यहाँ पे फिश को बर्ड का कितनी हाइट पे दिखेगा? 83.32 पे। मतलब यहाँ पे इन दोनों बीच की एक्चुअल 70 कितनी है? 70। तो क्या फिश को बर्ड ऊंचाई पे दिख रहा है क्या ज्यादा? आगे बात समझ में? मतलब यहाँ पे बर्ड है यहाँ पे लेकिन उसको कहाँ दिखेगा? थोड़ा ऊपर आगे बात समझ में? लेकिन अगर मैं बात करूँ अभी 70 अच्छा बर्ड तो फिश का पूरी करीब दिखेगी 62.5 70 से कम है मतलब बर्ड को फिश थोड़ी सी ऊपर उठती नजर आती है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये फार्मूला बिल्कुल 100% काम का है तो बिल्कुल इसको क्या मान लीजिए? गांठ मान लीजिएगा। ये बिल्कुल स्टार फार्मूला है तो याद रख लेना, इसको दिमाग के अंदर फिक्स कर लीजिएगा। तो चलिए भैया इसको नोट कीजिए, फिर हम एक प्यारा सा क्वेश्चन देते हैं आपको। इसको बेटा चलिए तो बेटा अब यहाँ पर हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं और एक क्वेश्चन आपने करना है।
एक्वेरियम रखा हुआ है जिसमें गोल्डन फिश है हमारी, ठीक। और इस गोल्डन फिश की यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन दे रखी है वो दे रखी है 8 सेंटीमीटर। और गोल्डन फिश सीधी सी बात है कहाँ पर होगी भैया, वाटर में होगी, तो इसका जो म्यू दे रखा होगा वो क्या लेंगे, 4/4। अरे बस समझ में, यहाँ पर ये जो एक ग्लास से कवर है, ग्लास स्लेब है, और ग्लास स्लेब की जो ये दे रखी है, ये दे रखी है 12 से कवर है। और अच्छा ग्लास स्लेब, तो ग्लास का कितना होता है बताओ जरा, 3/2। अरे बात समझ में। उसके बाद यहाँ से एक्यूरेट 12 सेंटीमीटर पर एक बंदा है जो जिसकी आंख इसको ऑब्जर्व कर रही है। अरे बात समझ में, ये मैन है और ये है हमारी गोल्डन फिश। तो आपको निकालना है, क्वेश्चन ये एक्वेरियम है, एक्वेरियम, ठीक। अब आपको निकालना है फाइंड पोजीशन ऑफ फिश with respect to man, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, पोजीशन ऑफ मैन with respect to fish। अगर आप यहाँ पे एक्वेरियम में किसी फिश को देख रहे हो तो फिश का भी हक बनता है कि वो भी आपको देखे, मतलब उसको भी आपकी अपरेंट पोजीशन नजर दिखती है, ना कि एक्चुअल पोजीशन। तो आपको निकालना है दोनों, पोजीशन ऑफ फिश with respect to the man एंड पोजीशन ऑफ मैन with respect to the फिश। तो इसको कीजिएगा आराम से, आपके पास है टाइम। चलिए हम यहाँ पे बताते हैं आपको कैसे निकालना है। हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक फार्मूला लिखवाया था बच्चा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर विल बी इक्वल टू द म्यू ऑफ ऑब्जर्वर d1 by mu1 plus d2 by mu2 plus d3 by mu3। अगर और भी आगे मीडियम हो गए तो हम जोड़ते जाएंगे। यस, आगे बात है। चलिए भैया अब देखते हैं, अच्छा इनके बीच की एक्चुअल पोजीशन क्या है, 12 plus 12 plus 8 32 हो गया, 32 मीटर, 32 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे पहला जो पॉइंट दे रखा है वो दे रखा है पोजीशन ऑफ फिश विद रिस्पेक्ट टू द मैन। यहाँ पे ऑब्जेक्ट कौन है भैया, फिश, ऑब्जर्वर कौन है, मैन। चलिए तो हम डायरेक्ट यहाँ पे x फिश विद रिस्पेक्ट टू द मैन क्या लेते हैं अपन, यहाँ पे ऑब्जर्वर। अब यहाँ पे मेन ऑब्जर्वर जो यहाँ पे मेन के कौन से मीडियम है, एयर कैसे देख रहा है, एयर का म्यू कितना हो गया, 1 डायरेक्ट मतलब दिया। चलिए एयर यहाँ से कितने सेंटीमीटर में है, 12 डिवाइडेड बाय इसका म्यू कितना है एयर का बताओ जरा, 1 प्लस ग्लास कितने सेंटीमीटर में है, 12 इसका म्यू कितना है, प्लस 8 वाटर कितना है यहाँ से 8 इसका कितना है बेटा 4/8। ठीक है, तो x फिश विद रेस्पेक्ट टू द मैन इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर 1 ही है तो यहाँ पे 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 हो जाए, ये ऊपर का हो गया ये, और 3 2 जा 6 कितना हो गया बेटा बताओ जरा, 26 है ना, 26 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे एक्चुअल में इनके बीच की जो गैप है वो 32 है, लेकिन बंदे को, इस मैन को ये फिश की पोजीशन क्या दिख रही है, थोड़ी आगे दिख रही है, थोड़ा करीब आ गया क्या, यस नहीं आई मेरी बात, आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। दूसरे की बात करता हूं, एक पोजीशन ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द फिश। अब यहाँ पे ऑब्जर्वर कौन है भैया, फिश ऑब्जेक्ट, यहाँ समझ में आ गया, यस। तो यहाँ पे फिश हमारा ऑब्जर्वर हो गया क्या, ऑब्जर्वर और वैसे 20 डिवाइडेड, सॉरी 20 की कितना 12 एयर डिवाइडेड बाय 1 मीडियम है बीच में, पहला एयर, दूसरा 12 डिवाइडेड बाय 3/2 एंड 8 डिवाइडेड बाय 4/3। वैसा का 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 2 जा, तो ये हो जाएगा 4/3 into 26 12 plus 8 plus 6 है ना, तो ये अपना 26 4/3 into 26 किया है, इसको मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 104.6 हो जाएगा क्या, यस 104/2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ जाएगा 3 3 4 है ना, 34.64 तो ये ऐसा लिख सकते हैं 6 8 है, तो 7 मतलब यहाँ पे पॉइंट्स
34.7 सेंटीमीटर के अराउंड हो जाएगा क्या? Yes. पोजीशन ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू द फिश। देखो यहाँ पे 34.7, तो यहाँ पे क्या इस फिश को मेन की पोजीशन थोड़ी सी और भी दूर दिखेगी क्या? एक्चुअल में 32 है। बात समझ में आ गई मेरी? तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आपके पास आ जाए आपसे सोल्व हो जाना चाहिए। क्लियर है? अगर मुझसे बंदा शिफ्टिंग भी पूछे तो भी निकाल सकते हैं क्या? अच्छा यहाँ पे इस केस में शिफ्टिंग कितनी हो गई? यहाँ पे अगर मैं शिफ्टिंग की बात करूँ डेल्टा डी टोटल कितना 32 था? 32 माइनस 26 कितना हो जाएगा? 6। अरे बात समझो। अच्छा इस केस में शिफ्टिंग कितनी हो गई बताओ जरा? 2.7 डेल्टा एक्स जो भी है 34.2 है, सॉरी 34.7 एक्चुअल में कितना है ये? 32 तो 2.7 हो गई क्या? 34.7 माइनस 32 इजीली हम शिफ्टिंग निकाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसा फार्मूला है कि इससे हम यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम को ऐसे चुटकियों में कर सकते हैं। इजीली शिफ्टिंग भी निकाल सकते हो, पोजीशन निकालो, एक्चुअल में से उसको सब्सट्रैक्ट कर लो। अरे बात समझ में? चलिए तो ये भैया इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लीजिए ये नेक्स्ट कंडीशन है क्रिटिकल एंगल। अभी तक हमने जो रिफ्लेक्शन में पढ़ा है वो मैं एक बार थोड़ा सा अपन रिकेप कर लेते हैं कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि रिफ्लेक्शन क्या होता है भैया। सारी चीजें जब लाइट एक मीडिया से दूसरे मीडिया में जाती है तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर यहाँ पर अगर वो रेयरर से डेंसर में जाती है तो यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाती है, और अगर डेंसर से रेयरर में जाती है तो नॉर्मल मतलब बेंड हो जाती है। यहाँ तक सीन क्लियर है? उसके बाद और आगे बढ़े तो हमारे यहाँ पे एक टर्म आया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब होता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो जिस मीडियम में उसकी स्पीड ऑफ लाइट है तो इसका जो रेशियो होता है वही क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हम किसी भी यहाँ पर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट निकाल सकते हैं अगर हमें उसका म्यू पता हो तो। कैसे? c by म्यू करके, अरे v को ऊपर आएगा म्यू कर सकते हैं, c by म्यू करिए। याद है बेटा? उसके बाद अगर कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर एंटर होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होता है। दो चीजें चेंज होती है, एक तो वेवलेंथ और एक स्पीड। बात समझ में आ गई? अपन ने यहाँ पे ये भी किया था कि सन से अर्थ के बीच में पानी वगैरह भर दिया जाए तो फिर क्या क्या सिनेरियो होगा? तो 11 मिनट कुछ लग रहे थे ना। तो उसके बाद और आगे बढ़े अपन ने पढ़ा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ में अपन ने पढ़ा था mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin i। अरे बस अब इसका दो तरह से डेफिनेशन है। या तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि भैया sin i अपॉन sin r, मतलब जो sin ऑफ इंसिडेंट एंगल अपॉन sin ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल विल बी इक्वल टू द 1 mu2 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू द मतलब ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है, ये बता दें। लेकिन इसने ये बोला था कि अगर हम मल्टीपल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम एंड एंगल ऑफ दिस मीडियम, अब यहाँ पे वो रिफ्लेक्टेड भी हो सकता है और साथ में इंसिडेंट भी हो सकता है, मतलब साइन ऑफ एंगल ऑफ दैट मीडियम वो इक्वल टू कांस्टेंट होता है, मतलब म्यू इनटू sin थीटा ये हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अरे बात समझ में? अपन ने यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारी प्लेट दी थी mu1 mu2 mu3 mu4 करके, अपन ने निकाला था वहां पे कि यहाँ पे एंगल जो होता है वो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल यहाँ पे मीडियम सेम है तो वो सेम हो जाता है। अरे बात समझ? इस तरह के मैंने बताया था आपको कि हम प्लेट्स कैसे करके ये ना इस तरह से मैंने प्लेट दी थी, आपने देख लेना आप उसके एक बार। तो याद रखना सीन क्लियर है बेटा? तो हमें बस स्नेल्स लॉ अच्छे से याद आना चाहिए और सिर्फ हमारे दिमाग में इतना याद होना चाहिए कि अगर हमसे कोई ड्रीम में पूछ ले कि बेटा क्या होता है स्नेल्स लॉ, तो हमारे दिमाग के अंदर होना चाहिए mu1 sin i इक्वल टू mu2 sin i। यहाँ तक क्लियर सारी चीजें? उसके बाद हमने यहाँ पे स्नेल्स लॉ के बाद हमने एक चीज पढ़ी थी भैया कि अगर मान लो कि कोई भी बर्ड फिश को देखे या फिश बर्ड को देखे, तो आज अपन ने उस पर डिस्कस भी कर ली प्रॉब्लम। तो कोई भी अगर मसला होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो निकाल लोगे, सोल्व कर लोगे जी। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब यहाँ पे आगे हमारा जो नेक्स्ट टर्म आता है वो आता है क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल अच्छे से समझना इसको, क्या होता है क्रिटिकल एंगल। ठीक, अब देखो क्रिटिकल एंगल इसको हम यहाँ पे IC से रिप्रेजेंट करते हैं। क्रिटिकल एंगल जैसे मान लो क्रिटिकल एंगल होता है, इसकी जनरल डेफिनेशन में बोलूं कि अगर मान लो कोई सरफेस है, नीचे यहाँ पर हमारा जो मीडियम है वो डेंसर है और ऊपर है वो यहाँ पे रेयरर। अरे बात समझ? तो यार यहाँ पर ऐसा होता है कि सपोज कीजिएगा कि अगर मान लो कोई यहाँ पे एक एंगल से मैंने इस पे इंसिडेंट किया आई से, तो अगर ये डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला जाएगा क्या? यस। अगर डेंसर से रेयरर में जाएगा तो क्या अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया? अरे बात समझ में?
तो मैं यहाँ पे इस आई की वैल्यू को बढ़ाते रहूं, मतलब अगर मैं इस आई की वैल्यू को यहाँ पे मैंने बढ़ाया और एक स्पेसिफिक वैल्यू में यहाँ पे करूंगा, मान लो सपोज करो मैंने एक और यहाँ पे इंसिडेंट रेट ली और ये जो आई है ये टोटल आईसी के इक्वल है, मतलब ये जो यहाँ से तक आई है ये आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल के इक्वल है। तो इस केस में हमारी लाइट रेट, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे इंसिडेंट एंगल बनाता हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो एक टाइम में ये होता है कि ये बिल्कुल इस जो प्लेन जो यहाँ पे जो कनेक्टिंग सरफेस है उसके एलोंग यहाँ पे चली जाती है लाइट रेट। आ रहेगा समझ में, मतलब कनेक्टिंग सरफेस के एलोंग कैसे चली जाती है। तो अच्छा इसका नॉर्मल के साथ एंगल कितना है यहाँ पे 90। आ रहेगा समझ में। तो क्रिटिकल एंगल की एक बेसिक डेफिनेशन ये है कि इंसिडेंट एंगल की वो स्पेसिफिक वैल्यू जिस पर रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या हो जाए 90 डिग्री हो जाए, उस इंसिडेंट एंगल को ही बोलते हैं हम लोग क्रिटिकल एंगल। बात समझ में आ रही है? तो चलिए पहले तो हम इसकी डेफिनेशन पे जाते हैं क्रिटिकल एंगल में। लिखिएगा फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, लिखिएगा स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल, specific value of incident angle at which refracted angle becomes 90 degree, at which refracted angle becomes 90 degree, then this specific value of incident angle is known as, then this specific value of incident angle is known as critical angle. Then this specific value of incident angle is known as critical angle. Is that clear बच्चा? Yes. अगर मान लो ये इस वाले को हम यहाँ पर बोलते हैं mu1 मानते हैं, जिसमें जा रही है इसको क्या मान लेते हैं अपन, आएगा समझ में, mu1 से mu2 में जा रही है। तो चलिए हम यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ अगर मैं बात करूँ स्नेल्स लॉ, इसमें सारे बच्चों ने पढ़ा है वैसे अभी mu1 ऐसे कुछ पढ़ा है क्या? अब यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं कि mu1 sin i is mu1 sin i, और यहाँ पे i की जगह मान लो मैं यहाँ पे लूँ ic मतलब क्या क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू mu2 into sin, ये r की वैल्यू क्या बन जाए इस क्रिटिकल एंगल पर 90। आ रही बात समझ में? क्या बन गया बच्चा 90 डिग्री। तो यहाँ से और यहाँ से sin 90 की वैल्यू क्या होगा 1, तो ये ऊपर mu2 हो गया, mu1 को यहाँ पे नीचे ले आए तो ये mu1 sin ic। mu1 वो मीडियम है जहां से यहाँ पे पहली कंडीशन क्रिटिकल एंगल के लिए ये होना चाहिए डेंसर से रेयर में है, ये भी कंडीशन है कि डेंसर से कहां जानी चाहिए भैया, तभी तो यार इंसिडेंट एंगल अगर उसके यहाँ पे बाहर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पे और यहाँ से mu1, तो यहाँ से जो अपना ic आ जाएगा, ic इसको हम लिख सकते हैं sin इनवर्स mu2 by mu1। mu2 वैसे यहाँ पे क्या होता है बेटा डेंसर होता है, ये ज्यादा होता है, और mu2 यहाँ पे रेयर होता है, mu1 यहाँ पे डेंसर। तो वैसे इसकी वैल्यू आएगी वो यहाँ से लेस देन 1 है। बात समझ में आ गई? तो ये सारी चीजें क्लियर है बच्चा? कैसे निकालेंगे? ic sin इनवर्स mu2 by mu1। तो दिस इज नोन एज क्रिटिकल एंगल। पूरा कांसेप्ट समझ में आ गया? यस सर। क्या बोला मैंने? द स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल एट which रिफ्लेक्टेड एंगल becomes 90 degree with normal, yes, है ना, with the normal, then this phenomena is this incident angle is known as critical angle। यहाँ तक का सीन क्लियर बेटा? अच्छे समझ में आ गया? चलिए तो इसको नोट कर लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो बेटा क्रिटिकल एंगल हमारा समझ में आ गया। अब यहाँ से एक अगला टर्म आता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखिएगा बेटा नेक्स्ट वन में इसकी थ्योरी लिखाऊंगा पूरी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो यहाँ पे मैंने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का मतलब वो होता है कि यहाँ पे 100% ऑफ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है। अरे बात समझ में?
मतलब टोटल जैसे रिफ्लेक्शन तो होता है, जैसे मान लो अब मैं बिल्कुल यहाँ पे बेसिक से हम बात करते हैं तो इसको समझते पहले एक्चुअली होता क्या है। जैसे मान लो कोई यहाँ पे सरफेस है हमारा, यहाँ से एक मीडियम से लाइट रे से इंसिडेंट होती है, आएगा समझ, ये स्नेल इस तरह से, तो ये यहाँ से इंसिडेंट हो रही है, तो इसका जो पार्ट है वो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाता है। मान लो कि ये यहाँ पे ये 100% एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है, तो इसका जो मान लो 40% पार्ट है वो क्या हो गया यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गया। तो यहाँ पे इस केस में क्या होगा, ये मान लो आई है तो ये वाला एंगल भी आई होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा है आपने। और इसका जो कुछ पार्ट है अगर ये नॉर्मल है और ये यहाँ पे, तो यहाँ पे ये नॉर्मल ये से करीब आ जाएगा थोड़ा, तो ये वाला जो है ये क्या, ये तो हमारी रिफ्लेक्टेड रे होगी, रिफ्लेक्टेड, ये इंसिडेंट, और ये जो है ये क्या बेटा रिफ्रैक्टेड हो गई, रिफ्लेक्टेड। मान लो कि इसका जो 40% पार्ट है वो यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्ट हो गया और जो 20% पार्ट है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गया। अरे बात समझ में, एब्जॉर्ब हो गया, मतलब सरफेस ने यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लिया, तो क्या 100% हो गया? मतलब कहीं पर भी अगर किसी सरफेस में या किसी मीडियम में लाइट रे एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका 100% रिफ्लेक्शन नहीं होता है, कुछ परसेंट उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ परसेंट रिफ्लेक्ट हो जाता है और कुछ परसेंट क्या होता है एब्जॉर्ब हो जाता है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की, आगे बात समझ में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में 100% ऑफ एनर्जी क्या होती है रिफ्लेक्ट होती है, आप समझ, इसलिए इसको बोलता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसका यूज किया जाता है हमारे जितने कम्युनिकेशन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करने में। तो बहुत ही सिंपल सा कांसेप्ट है कि अगर मैं जनरल थिंग की बात करूं तो कभी भी अगर कोई लाइट रे एक सरफेस से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो यहाँ पे उस केस में क्या होता है, उसका कुछ परसेंटेज तो रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ परसेंटेज रिफ्रैक्ट हो जाता है और कुछ परसेंट उसका एब्जॉर्ब हो जाता है। बात समझ में आ रही है क्या मेरी? छोटी सी बात समझ में आ गई। इफ लाइट रे इंसिडेंट ऑन एनी सरफेस कनेक्टिंग सरफेस ऑफ एनी टू मतलब सेपरेटेड बाय टू मीडियम, तो यहाँ पे उसका सम अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड, सम अमाउंट इज रिफ्लेक्टेड एंड सम अमाउंट इज एब्जॉर्ब। आज बोलिए सर एब्जॉर्ब कैसे होगी? कुछ अमाउंट एब्जॉर्ब, जैसे मॉलिक्यूल्स उनकी वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाती है तो ये हीट के फॉर्म में एब्जॉर्ब हो जाती है। आगे का समझ में, एब्जॉर्ब कर लिया हीट का फॉर्म, हीट फॉर्म का मतलब जैसे जनरेट हो जाता है ना, अब देखो पानी जब उससे ऊपर से थोड़ा सा गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो क्या हुआ, रिफ्लेक्शन जो हुआ है थोड़ा गर्म हुआ, मतलब उसने एब्जॉर्ब की है हीट को, एब्जॉर्ब और कुछ पार्ट है लाइट का वो क्या किया यहाँ पे, बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की। पहले तो इसका बेसिक आपको समझाता हूँ कि होता क्या है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से। सपोज कि ये हमारा कोई सरफेस है जिसमें नीचे हमने जो मीडियम है वो यहाँ पे हमने डेंसर लिया और ऊपर लिया रेयर। देखो बेसिक से समझाऊंगा तो यहाँ पे समझिएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की मैं कंडीशन भी बताऊंगा, हर चीज हमें यहाँ पे सिस्टम से। सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पर कोई भी यहाँ पे इंसिडेंट एंगल ये आई है और ये वाला जो इस वाले पॉइंट को मैं मान रहा हूँ 1, क्या बोल रहा हूँ मैं 1, और इस 1 के केस में ये जो आई है ये लेस देन आईसी है, आईसी मतलब क्रिटिकल एंगल से छोटा है। आगे बात समझ में, क्रिटिकल एंगल से छोटा है तो क्या इसका जनरली यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा और इस तरफ चले जाएंगे, इस वाले पॉइंट को जरूर आगे बात समझ में कि यहाँ पे इस तरह से हो गया। अगली में सेकंड कंडीशन में और इस कंडीशन में यहाँ पे I इक्वल टू IC कर दिया। आगे बात समझ, मतलब जो ये है ये I जो एंगल है ये किसके इक्वल है बेटा, IC क्रिटिकल एंगल। अच्छा क्रिटिकल एंगल के बाद अगर बड़ा होता है इंसिडेंट एंगल तो उस केस में क्या हो जाता है 90 डिग्री हो जाता है। मतलब ये यहाँ से नॉर्मल से जो हमारा एंड नॉर्मल है इससे 90 डिग्री, मतलब ये सेकंड वाली कंडीशन में ऐसे चले जाएगी क्या बेटा, आई बात समझ में। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा दूं कि मैंने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी और यहाँ पे थर्ड कंडीशन और यहाँ पर मैंने ये जो वैल्यू ली है ये मैंने I ग्रेटर देन IC, मतलब क्रिटिकल एंगल से मैंने क्या कर दिया, ग्रेटर देन कर दिया, मतलब बढ़ा दिया। तो अब उस केस में ये जो लाइट रे कभी भी उस मीडियम में नहीं जाएगी, ये जिस मीडियम से आ रही है ये उसी मीडियम में चले जाएगी।
मतलब इसका जो ये आईसी आईसी है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, मतलब यहाँ से ये 100% ऑफ एनर्जी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाती है और इसी फिनोमेना को बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। वापस रिवर्स जाओ, माइंड को ले जाओ बिल्कुल। अगर मैंने बोला कि इंसिडेंट एंगल की वैल्यू लेस देन आइसोलेट तो उसका नॉर्मल यहाँ पे कुछ पार्शियल रिफ्लेक्शन हो जाएगा और पार्शियली रिफ्लेक्शन हो जाएगा। मैं सिर्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे ये बोला। अगर मैंने लेस देन आइस लिया मतलब क्रिटिकल एंगल से कम लिया तो यहाँ पे उसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अरे बात समझ में? अगर मैंने यहाँ पे इक्वल टू आइस लिया तो क्या 90 डिग्री पे से चले जाएगी सरफेस के लोग। लेकिन अगर मैंने ग्रेटर देन आइस मतलब मैंने क्रिटिकल एंगल से भी जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या कर दी मैंने इंक्रीज कर दी, तो उस केस में क्या होता है 100% एनर्जी क्या होती है रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यही जो कंडीशन कहलाती है ये कहलाती है हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई कि जहां पे 100% ऑफ एनर्जी क्या हो जाए रिफ्लेक्ट हो जाए, उसी को क्या बोलते हैं अपन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए, देखो यहाँ पे आपको सारी कंडीशन दिखाई दे रही है। पहला केस लाइट रे डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, पहली कंडीशन। अरे बस समझे? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की दूसरी कंडीशन क्रिटिकल जो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है वो क्रिटिकल एंगल से थोड़ी सी क्या होनी चाहिए ज्यादा होनी चाहिए, मतलब मोर देन क्रिटिकल एंगल होनी चाहिए, तभी जाके यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। बात समझ में आई? दो कंडीशन यहाँ पे मस्ट है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हाट टेंसर से मूव करना चाहिए। दूसरी कंडीशन इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होनी चाहिए, तभी यहाँ पे टोटल रिफ्लेक्शन आए। अरे बात समझ में? तो चलिए पहले तो इस पे आप थोड़ी थ्योरी लिखिएगा, फिर आप इसको नोट कीजिएगा। इसको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ मैंने बेसिक आपको समझाने के लिए। तो चलिए लिखिएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, थोड़ा सा बेसिक थ्योरी लिखिएगा। when light rays propagate from denser medium to rarer medium, denser medium to rarer medium, then if value of incident angle is equal to critical angle, यहाँ पे देन लगना, देन जो देन लिखा है इसको हटा। if value of incident angle is equal to critical angle, critical angle समझते हो ना? then light rays refracted along the connecting surface, refracted along the connecting surface और सेपरेटिंग सरफेस जो भी आप बोलते हो। मेरी बात समझ में आ गई यहाँ पर? रिफ्लेक्टेड या विल रिफ्लेक्ट along the connecting surface। अरे ना समझ में? मींस अगर along the connecting surface then what is the angle with the normal is 90 डिग्री है ना। अगर यहाँ पे along the connecting surface अगर जा रहा है तो यहाँ पे इन दोनों के बीच के यहाँ पे जो नॉर्मल के साथ एंगल कितना हो जाता है 90 डिग्री। ये यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? आगे लिखिएगा। If further we increase the value of incident angle, if further we increase the value of incident angle, अब यहाँ पे क्या क्या फिनोमेना होगा बताओ जरा, थोड़ा दिमाग लगाओ। तो बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या रिफ्लेक्शन होगा? क्या रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सारी रिफ्लेक्शन एनर्जी क्या हो जाएगी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। वेरी गुड। तो यहाँ पे क्या बोला मैडम? If we further increase the value of incident angle, then 100% of light energy reflects by connecting surface,
this phenomena of 100% reflection is known as total internal reflection. Total internal reflection of 100% reflection. 100% क्यों बोल रहा हूँ मैं? मेरी बात समझ में आ गई? कुछ भी पार्ट उसका रिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे इंसिडेंट की उतनी एनर्जी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ गई बच्चा? दिस फिनोमेना ऑफ 100% रिफ्लेक्शन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। बात समझ में आ गई मेरी अच्छे से? TIR बोलते हैं इसको शॉर्टकट में, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अरे बात समझ में? अगली लाइन से लिखिएगा, कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंडीशंस फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट कंडीशन, light rays should be traveled from, कहां से कहां तक आप बोलो बताओ मुझे? denser to rarer to be traveled from, light rays should be traveled from denser to rarer, ये must be traveled जो भी है। सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए मैंने बताई अभी? angle of incidence will be greater than, should be greater, must be greater than critical। बात समझ आ गई? angle of incidence must be greater than critical angle। first condition, light rays must traverse from denser to rarer and angle of incidence must greater than angle of critical या फिर critical। बात समझ आ गई? सेकंड अनदर कंडीशन क्या लिखेंगे बेटा? एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। बस ये दो कंडीशंस। बात समझ आ गई? तो ये दोनों कंडीशंस है। अब इस डायग्राम को आप आराम से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा। फिर हम यहाँ पे ये इसको मैं फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको थर्ड बोल सकते हैं, इसको वन डेज एंड डेज क्लियर है बेटा? सर आपने जो क्या बोला सर कंडीशन दो लिखा है ना, उसमें से सिर्फ सेकंड अप्लाई और फर्स्ट नाउ। फर्स्ट वो तो नॉर्मल कंडीशन है ना। अरे वैसे चाहिए तो यहाँ पे नजदीक आएगा ना, ऐसा नहीं सिर्फ डेंसर मीडियम में हम बीम ऑफ लाइट पास करें तो 100% होगा क्या? डेंसर मीडियम में हम लाइट पास करें तो डेंसर से रेयर तो कौन सी कोई कंडीशन नहीं होगी। डेंसर से रेयर कंडीशन क्या होती है? आई शुड बी ग्रेटर देन। अगर सर ऐसा हो वो डेंसर उससे भी ज्यादा वो डेंसर होता भी हो सकता है, तो वही है। तो डेंसर से डेंसर तो या तो और भी इधर हो जाएगी ना, फिर यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो गई, फिर ये क्या हो जाएगी? फिर तो नॉर्मल की तरह हो जाएगी। अरे बस समझ, अगर हम डेंसर से और ज्यादा डेंसर में ले जाए इसको, तो ये तो क्या हो जाएगी? नॉर्मल के फिर करीब आ जाएगी। तो उस ऊपर वाले डेंसर के कंपैरिजन में फिर नीचे वाला तो रेयर होगा। आ रही मेरी बात समझ में? चलिए बेटा, तो इसको नोट कीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा बेटा, देखिए a decoration light, नहीं आंसर, a decoration light is fixed in the bottom of a swimming pool। in the bottom of a swimming pool, डेकोरेशन मतलब एक लाइट है जैसे स्विमिंग पूल में नीचे मतलब बॉटम में फिक्स कर दिया है। of height small h, of height small h। हाइट स्मॉल एच का मतलब या फिर डेप्थ स्मॉल एच एक ही बात है। मतलब उसकी स्विमिंग पूल के ऊपर से देखा जाए तो डेप्थ है और नीचे बॉटम से देखा जाए तो हाइट। समझ में आ गया? मतलब जो डेप्थ है मतलब एच हाइट तक हमारा मतलब पानी भरा हुआ है। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर है? इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज म्यू, म्यू गिवन है मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर इज म्यू। If refractive index of water is mu, then what will be the radius of the ring?
then what will be the radius of the ring RING या डिस्क बोल सकते हो उसे, डिस्क बोल दो, मतलब ये रेडियस ऑफ द डिस्क और रिंग मेड ऑन सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल, मेड ऑन सरफेस ऑफ द स्विमिंग पूल बाय द डेकोरेशन लाइट। देखो बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। इससे पूरा एब्सोल्यूट रिफ्लेक्शन फाइंड करने का उतना ही इसका रेडियस होगा ना। बताते हैं हम कैसे करेंगे। क्या बाय द डेकोरेशन लाइट। अब इसको आप सोल्व करोगे या फिर मैं कराऊं? करते हैं खुद से। खुद से करोगे 2 मिनट? चलिए देखो बेटा, अभी हमें इस क्वेश्चन को समझना है कि ये स्विमिंग पूल है जिसकी जो हाइट है, मतलब बॉटम से है हाइट और ऊपर से है तो डेप्थ कितनी है h। इसमें जो भरे हुए पानी का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा? म्यू। आ रहा है समझ में? अब देखो यार, हमें अगर हम बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं तो जो डेकोरेशन लाइट की आपको यहाँ पे देखना है डिस्क जैसा दिखाई देगा। आप नीचे डेकोरेशन लाइट लगाओ पानी में कहीं पे तो आपको डिस्क जैसा दिखाई देगा कि उसके आगे आपको अंधेरा दिखाई देगा, उसके आगे आपको कोई लाइट दिखाई नहीं देगी। अब देखो सिचुएशन क्या है ये समझना है। मान लो कि यहाँ से इस बल्ब से लाइट कहीं पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है तो वो लाइट का तो रिफ्लेक्शन हो जाएगा इस तरह से, तो वो लाइट हमारी आंखों में पड़ेगी, मतलब हमें दिखाई देगी। लेकिन क्या होता है कि एक कंडीशन ऐसी आती है कि जब यहाँ पर ये जो यहाँ से इंसिडेंट एंगल की जो वैल्यू है वो यहाँ पे क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाती है, तो कुछ टाइम क्या लाइट ऐसे चले जाती है। आ रही बात समझ में? इसे क्योंकि यहाँ पे भी ये डेंसर से रेयर हो जा रही है कि ऊपर हवा है नीचे पानी है, तो डेंसर से रेयर। बात समझ में आ रही है कि एक कंडीशन में ये होता है कि जो ये आई जो है भैया, ये इंसिडेंट एंगल जो है ये आईसी के इक्वल हो जाता है। उस केस में ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड एंगल की वैल्यू क्या होती है? अगर कोई लाइट रे इससे बाहर जाएगी तो यहाँ पे तो आई ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा क्या फिर? इससे भी अगर कोई लाइट रे से मान लो बाहर गई यहाँ पे तो ये आई ग्रेटर देन आईसी हो जाएगा, तो उस केस में तो पॉसिबल ही नहीं कि लाइट उधर रिफ्लेक्ट हो। उसके बाद उसका क्या हो जाएगा बताओ जरा? कोई क्या बोलते हो उस फिनोमेना को? TIR। मतलब इससे बाहर अगर कोई लाइट रे जाएगी ना, जैसे मान लो यहाँ तो वो उसका फिर क्या हो जाएगा भैया? क्योंकि जो यहाँ पे जो कंडीशन होगी तो ये जो आई होगा ये ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? तो फिर तो कोई लाइट हमें बाहर आती हुई नजर नहीं आएगी। तो हमें सिर्फ इतनी तक की लाइट आएगी क्या बाहर नजर आती है? बात समझ में आ गई बेटा? तो अब यहाँ पे ये मैं इसको हटा रहा हूँ, मेरे को सिर्फ इतनी सी कंडीशन की जरूरत है इसलिए। तो याद रखें कि अगर आईसी से छोटा है तो वो सारी लाइट हमें दिखाई देगी। आईसी जैसे ही हो गया, क्योंकि जैसे से दूर जाते हैं जा रहे हैं तो क्या इंसिडेंट एंगल की वैल्यू बढ़ती जा रही है क्या? जैसे से दूर जाते जा रहे हैं इंसिडेंट एंगल की वैल्यू क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। तो ये कंडीशन ऐसी आ जाएगी क्रिटिकल एंगल की कंडीशन कि वहां पे तो 90 डिग्री चले जाएंगे, लेकिन उसके आगे अगर कोई लाइट रे जाती है तो वहां पे फिर एक कंडीशन हो जाएगी कि वहां पे जो इंसिडेंट एंगल की वैल्यू है वो क्रिटिकल से ज्यादा हो जाएगी, तो फिर वो लाइट बैक टू द वाटर वापस रिटर्न हो जाएगी, जिसे बोलते हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमें इतनी बड़ी एक डिस्क दिखाई दे रही है, सपोज कीजिए इसकी रेडियस क्या है हमारी r। अच्छा ये वाला एंगल आईसी है तो ये वाला एंगल आएगा समझ में? अच्छा आईसी एंगल के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। बेटा सामने परपेंडिकुलर इसको क्या बोलते हैं? बेस। पढ़ा है सभी ने? चलिए बेटा, तो परपेंडिकुलर तो 10 IC इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाय A लिख सकता हूं क्या मैं? ये टॉप क्लास का कंपटीशन का ये क्वेश्चन है, बोर्ड से इसका कोई लेना देना नहीं, बस करा रहे हैं यहाँ पे इसको, ठीक है? R डिवाइडेड बाय ये था, यहाँ तक का सीन क्लियर है बेटा? अच्छा क्रिटिकल में आपने अभी एक स्नेल्स लॉ पढ़ा है, क्या पढ़ा था याद होगा आपको? म्यू1 sin I स्नेल्स लॉ म्यू1 sin I पढ़ा है क्या? म्यू1 वाटर है म्यू sin I इक्वल टू क्या है यहाँ पे? IC इज इक्वल टू म्यू2 एयर तो क्या हो गया? 1 sin 90 की वैल्यू क्या होगी? चलिए तो भैया यहाँ पे sin IC इज इक्वल टू 1 म्यू हो जाता है क्या? यस। एक तो हमारे पास ये आ गया और एक क्या आ गया हमारे पास? ये दो कंडीशन आ गई। अच्छा sin IC इक्वल टू म्यू आया। अब अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल डिजाइन करूँ, ये बिल्कुल कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन है, बोर्ड के हिसाब से इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर मान लो जब मतलब डायरेक्ट फार्मूले से काम चला जाएगा, अगर मान लो कि पेपर में आता है इस वाले को मैं आंसर दे दूं। अच्छा ठीक है, जो फ्रंट वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं क्या? यस। इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। अच्छा यार यहाँ पे साइन है, साइन का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये परपेंडिकुलर कितना दे रखा है यहाँ पे? 1। हाइपोटेन्यूज कितना दे
दे रखा है बताओ जरा? म्यू आ रही है बात समझ में? Yes. तो क्या बेस निकला है सकता है? यस हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर का Yes. ये अच्छा मैंने कौन सी थ्योरम लगा के निकाला है? Pythagoras आता है सभी को? चाहे तो हम निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। बात समझ में आ गई? तो मैंने डायरेक्ट ऐसे बेस निकाल लिया। अब मुझे पता है tan का मतलब क्या होता है, सारे बच्चों ने को पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर पर बेस पढ़ाया गया ये। चलिए तो tan IC इक्वल तो यहाँ पे इसके फॉर्म में लिखो, तो यहाँ से मेरी tan IC की वैल्यू क्या आएगी वो बताएगा मुझे, बताओ जरा। परपेंडिकुलर क्या बताओ जरा, बेस क्या बताओ जरा। अरे बात समझ में? ये tan IC और ये इसको दो ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 3। ये tan IC क्या सेम है क्या? तो इक्वल रख ले क्या बढ़िया पे, तो r अपॉन h इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। क्या निकालना, रेडियस निकालना है क्या? तो ये h को ऊपर ले जाओ, h अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1, दिस इज द रेडियस। तो ये आ गया हमारा रेडियस। अगर मुझसे अगर एरिया पूछा जाए तो एरिया निकाल सकते हैं क्या? यस। क्या होता है एरिया? पाई आर ये कंपटीशन का एरिया जेई का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल क्लियर बेटा। चलिए तो फिर अपना ख्याल रखिएगा अच्छे से, आज क्लास हमारे